भारत की इकोनॉमी का पूरा हाल, महंगाई से प्रॉपर्टी बूम तक, सोना चांदी से शेयर मार्केट तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चयमाल। कमाई बढ़ रही है या खर्च, सोना महंगा हो रहा है या निवेश का नया मौका बन रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट में आखिर कहां आया है बूम, शेयर मार्केट में पैसा कहां जा रहा है और सरकार की नई नीतियों से बिजनेस और युवाओं को कितने नए मौके मिल रहे हैं। आज बात करेंगे भारत की इकोनॉमी के हर उस पहलू की जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपके निवेश, आपके कारोबार और आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ सकता है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर है। ग्रोथ भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन महंगाई और अफोर्डेबिलिटी की चुनौती भी कायम है। तो चलिए समझते हैं पूरी तस्वीर। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन इकोनॉमी की असली तस्वीर सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती। एक तरफ बड़े शहरों में करोड़ों रुपए के घर बिक रहे हैं, स्टॉक मार्केट में करोड़ों का कारोबार हो रहा है, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता है महंगाई। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि देश कितना बढ़ रहा है, सवाल ये है कि इस ग्रोथ का असर आम आदमी की जेब पर कितना पड़ रहा है। जून 2026 में भारत की खुदरा महंगाई 4.38% रही थी। वही फूड इन्फ्लेशन करीब 5.32% पर पहुंच गई। यानी सबसे ज्यादा दबाव उस हिस्से में है जिस पर हर परिवार का रोज का बजट निर्भर करता है। दाल, चावल, आटा, गेहूं, तेल, सब्जियां, दूध, चाय, हालांकि हर खाद्य वस्तु की कीमत एक जैसी नहीं बढ़ रही। अनाज और दालों की कीमतें कई मामलों में अपेक्षाकृत स्थिर रही, लेकिन एडिबल ऑयल की कीमतें में तेज बढ़ोतरी की घरेलू बजट पर दबाव बढ़ाया। और अब नजर है मानसून पर। अगर बारिश कमजोर रही, अगर फसल प्रभावित हुई, तो आने वाले महीनों में खाने पीने के सामान की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल सकती है। यानी आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल यही है, कमाई बढ़े या ना बढ़े, रोजमर्रा का खर्च लगातार कितना बढ़ रहा है। अब बात उस निवेश की जिसे भारतीय परिवार पीढ़ियों से सुरक्षित मानता आया है, सोना, और इसके साथ तेजी से चर्चा में है चांदी। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर सिर्फ भारत की डिमांड का असर नहीं पड़ता, इनकी कीमतों को प्रभावित करते हैं यूएस इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर की चाल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी, अस्थिरता बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स अक्सर सेफ हेवन एसेट्स मतलब सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं। और यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में 2026 के दौरान बड़े प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिले। लेकिन यहाँ आम निवेश को सावधान रहना होगा। सोना लगातार बढ़ेगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर या ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स बदलता है, गोल्ड और सिल्वर के करेक्शन भी आ सकते हैं। यानी सोना सुरक्षा है, लेकिन गारंटेड प्रॉफिट नहीं। अब आते हैं उस मार्केट पर जहां करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रियल एस्टेट 2026 की दूसरी तिमाही में देश के प्रमुख 9 शहरों में हाउसिंग सेल्स में करीब 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और सबसे खास बात, हाउसिंग लॉन्चेस में करीब 43% की तेजी आई है। अब सवाल, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बूम कहां हुआ है? बेंगलोर में हाउसिंग सेल्स में करीब 47% की ग्रोथ, हैदराबाद में करीब 22% की, चेन्नई में 18%, मुंबई में करीब 32% और नवी मुंबई में करीब 61% तक की ग्रोथ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यानी मुंबई रीजन से लेकर बेंगलुरु और हैदराबाद तक रियल एस्टेट में डिमांड्स मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइसेस में तेज एप्रिसिएशन देखने को मिली है। यानी कई जगहों पर घरों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हर जगह सेल्स उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही। और यहाँ एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रीमियम हाउसिंग, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घरों की डिमांड और सप्लाई अब तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग अभी तक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मतलब जो घर 1 करोड़ से कम है उनकी बिक्री कम हो रही है। मतलब प्रॉपर्टी मार्केट में बूम है, लेकिन हर खरीदार के लिए
घर अफोर्डेबल हो यह जरूरी नहीं। अब बात स्टॉक मार्केट की। भारत के शेयर बाजार में इस समय इन्वेस्टर्स की नजर सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स पर नहीं है। बाजार की दिशा तय करने वाले बड़े फैक्टर्स हैं एफआईस और डीआईस फ्लोज, कॉर्पोरेट अर्निंग, क्रूड ऑयल, रुपी डॉलर मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑटो, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स लगातार अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहते हैं। लेकिन शेयर बाजार में एक बात याद रखनी जरूरी है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हर स्टॉक बढ़ेगा। किसी कंपनी की अर्निंग्स, उसका वैल्यूएशन, डेप्ट, फ्यूचर ग्रोथ और सेक्टर की स्थिति, ये सभी फैक्टर्स किसी भी स्टॉक की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। अब जब मार्केट ओपन होगा तो भारतीय बाजार में रेगुलर ट्रेडिंग किस तरह से होती है, अब अगले कारोबारी सत्र में नजर रहेगी ग्लोबल मार्केट के संकेत और पिछली ट्रेडिंग सेशंस की दिशा पर। अब सवाल, सरकार बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? सरकार का फोकस साफ दिखाई देता है। एमएसएमई, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर के लिए क्लासिफिकेशन रूल में बदलाव किया गया ताकि छोटे कारोबार बढ़ने के बाद भी उन्हें अचानक सरकारी बेनिफिट से बाहर न होना पड़े। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी मान्यता ढांचा को बड़ा किया गया है और डीप टेक स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट्स को बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी है। सरकार ने भव्य स्कीम के तहत करीब 33,660 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित करने की योजना को मंजूरी दी। यानी सरकार का लक्ष्य सिर्फ कंपनी खोलना नहीं, बल्कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जहां कंपनियां आए, फैक्ट्रियां लगाएं, प्रोडक्शन शुरू करें और जॉब्स भी पैदा हों। और अब बात देश के युवाओं की, क्योंकि आने वाली इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन है इंडियन यूथ। आज हायर एजुकेशन के मौके सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इंडियन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बीच कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। ट्विनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोलैबोरेशन, क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन, रिसर्च पार्टनरशिप और इंटरनेशनल एक्सपोजर, इनसे छात्रों के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन विदेश जाने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सा देश फैशनेबल है, देखिए यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन क्या है, कोर्स की वैल्यू क्या है, कुल खर्च कितना होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, और पढ़ाई के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। क्योंकि फॉरेन एजुकेशन तभी इन्वेस्टमेंट है जब उसका रिटर्न आपके करियर में दिखाई दे। अब इस पूरी इकोनॉमिक स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। एक तरफ फूड प्राइस का दबाव, दूसरी तरफ घर खरीदने की बढ़ती कीमतें, तीसरी तरफ एजुकेशन और हेल्थ एरिया का खर्च, और चौथी तरफ ईएमआई और रोजमर्रा की जरूरतों का बजट। यानी परिवार की इनकम बढ़ने के बावजूद अगर खर्च उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो असली परेशानी वहीं से शुरू होती है। और यही वजह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा तभी माना जाएगा जब जॉब बढ़े, इनकम बढ़े, प्राइसेस मैनेजेबल रहे और हाउसिंग तथा एजुकेशन आम आदमी की पहुंच में रहे। तो आज की भारत की इकोनॉमी की तस्वीर क्या कहती है? ग्रोथ मजबूत है, रियल एस्टेट में कई शहरों में बूम है, गोल्ड सिल्वर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इन्वेस्टर के रडार पर है, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और वोलेटिलिटी दोनों है। सरकार एमएसएमई, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को पुश भी कर रही है और युवाओं के लिए भारत में भी ग्लोबल एजुकेशन में नए अवसर खुल रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा चेहरा भी है। फूड इन्फ्लेशन, महंगाई, हाउसिंग, एजुकेशन का बढ़ता खर्च और रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ता इन्फ्लेशन प्रेशर। इसलिए भारत की इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ग्रोथ कितनी है, कितनी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है इस ग्रोथ का फायदा आम आदमी की जेब तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है। क्योंकि असली आर्थिक विकास वही है जहां स्टॉक मार्केट के आंकड़े भी मजबूत हों, फैक्ट्रीज भी चले, जॉब भी बने, बिजनेस भी बढ़े और महीने के आखिर में आम आदमी की जेब खाली भी न रहे। ये थी भारत के विकास की पूरी रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।